सभी साथियों को नमस्कार। जहाँ तक रिमीडियल टीचिंग का सवाल है और आज हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर वार्ता करने के लिए साथ आए हुए हैं। तो रिमीडियल टीचिंग शब्द सुनते ही जो चीज समझ में आता है, एक बार जो मन के अंदर जो विचार आते हैं वो क्या है? आखिर ये उपचारात्मक शिक्षण है क्या, है ना? क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर समझ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समझ बनाने की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि केवल जानकारी के स्तर पर समझ बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके महत्व को समझना और वो हमारे कार्य व्यवहार में आ जाए, वो हमारे दैनिक जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें वो समाहित हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक प्रसंग अगर हम देखें ऐसा कि जब आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं विद्यालय में बच्चों के साथ और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, राइट? आपको ये महसूस होता है, पढ़ाते समय महसूस होता है, बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनके जो जवाब है, उनसे ये चीज समझ में आती है कि भाई ये कुछ बच्चे हैं जो इस बात को समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बिंदु को समझ नहीं पाए हैं। आप क्या करते हैं? आप पुनः उसको जो है एक बार पुनः उस पे वार्ता करते हैं, उसको करके बताते हैं, उस पे गतिविधि करते हैं या बच्चों को कुछ और कार्य करने का अवसर देते हैं। नहीं, विभिन्न तरीके अपनाते हैं आप। ये क्या है? ये उसी एक कक्षा के अंदर हो रहा है, यानी उसी समय हमने जो उसको कहेंगे जो गैप रह रहा था, यानी एक कक्षा हमने ली और उसका एक अपेक्षित आउटकम था, अपेक्षित परिणाम था, लेकिन कई बच्चों में वो नहीं आ पाया या कुछ बच्चों में नहीं आ पाया। एक जागरूक शिक्षक होने के नाते मेरी दृष्टि उस पर लगातार है और हमने क्या किया कि हमने उसी समय उन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए फिर हमने पुनः उस पे कार्य किया। हो सकता है किसी और विधि से किया, किसी और तरीके से किया, ताकि जो बच्चे पहली बार में नहीं समझ पाए, दूसरी बार में नहीं समझ पाए, वो भी समझ जाए। तो ये तो हमारे दैनिक जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा होता है। यदि हम एक जागरूक शिक्षक हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, और सभी शिक्षकों का होना चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे कोई इनकार कर सकता है या इससे कोई अन्य विचार भी कोई रखता हो। सॉरी। जब ये लर्निंग गैप, ये जो गैप है ना, अभी तो हम एक कक्षा की बात की है, उसी मतलब एक पीरियड की बात मैंने की, लेकिन यदि हमने इसको इग्नोर किया, हमने इसको नजरअंदाज किया, तो होता क्या है? स्थिति क्या है आज कि कक्षा 5 में बच्चा आ गया है, लेकिन उसकी वास्तविक अधिगम स्थिति क्या है? तो जो हमारे अध्ययन बताते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। और आज कोविड काल के बाद जो एक बहुत ये वार्ता हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि देयर इज ह्यूज लर्निंग गैप आफ्टर कोविड एरा। 2 साल, लगभग 2 साल बंद रहे, 2 साल विद्यालयों में शिक्षण बाधित रहा। तो इससे अधिगम स्तर में का जो एक्सपेक्टेड अधिगम स्तर होना चाहिए, जो वास्तविक अधिगम स्तर होना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो ये तो आज की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा योगदान कोविड का है, लेकिन कोविड के पहले क्या था? क्या हमारे बच्चे क्या उस कक्षा के अपेक्षित अधिगम स्तर पर थे? ज्यादातर बच्चे, हम सभी को स्थिति पता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि हमने उसी पीरियड में नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और हम आगे बढ़ गए कि हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना? एक मुद्दा ये बार बार आता है कि सर हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है। हमसे ये पूछा जाता है कि आपने सिलेबस कहां तक किया?
फिर ये स्थिति कक्षा दर कक्षा ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है, ये खाई बढ़ती जाती है और अंततः उसका परिणाम ये होता है कि जो मैंने देखा है जब मैं सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों के साथ काम कर रहा था, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी थी हिंदी में, और हिंदी में पूरे वाक्य सही लिखना उनके लिए आसान नहीं था। ये स्थिति मैंने स्वयं देखी। इसका ऐसी स्थिति में ये जो यानी कि कक्षा 2 का स्तर होते हुए हम कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 में आ चुके हैं, लेकिन हमारा वास्तविक अधिगम स्तर विषयों में, विभिन्न विषयों में कक्षा 4 का ही रह गया है, कक्षा 3 का रह गया है, और इसका परिणाम हो जाता है अंत में ड्रॉप आउट के रूप में, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक ऐसे कोई बच्चा नहीं चल सकता है। इसीलिए हमें इस लर्निंग गैप को भरने की बहुत जरूरत है और इस पे इमीडिएट तुरंत इस पे काम करने की जरूरत है। जब तुरंत शब्द बोला जाता है इसका मतलब यही होता है कि आप कक्षा में आज आए या कल आप जब जाएंगे तो आपकी दृष्टि इस बात पे होनी चाहिए कि हमारी कक्षा में लर्निंग गैप की क्या स्थिति है और उसको आप कैसे दूर करेंगे। तो जब हम कैसे की बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग गैप की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये अंततः बच्चों को हमारे जो विद्यालयीय व्यवस्था है और पढ़ाई लिखाई है उससे दूर कर देता है, क्योंकि भाई जो जिसका स्तर कक्षा 3 का है वो 8 की चीजें, 8 का विज्ञान कैसे समझेगा, 8 की गणित कैसे समझेगा, नहीं समझ सकता है। ये स्थिति हमें दूर करनी बहुत जरूरी है और ये हम सभी शिक्षकों का दायित्व है। शिक्षक, चाहे हम शिक्षक संकुल हो, चाहे हम एआरपी हो, चाहे एसआरजी हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हम काम कर रहे हो, हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हम, हमारे बच्चे हमारी कक्षा के स्तर के अनुरूप हों। अब कैसे हो सकते हैं, तो उसका एक तो इसके कोई बहुत विशेष तरीके नहीं होते हैं। पहली बात तो ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी कि हमारे बच्चों में लर्निंग गैप है। पहली बात हम उसको समझें, उसके इस स्थिति को देखते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी, हम दोषारोपण करने से बचें कि भाई ये बच्चा आता नहीं है रेगुलर, कैसे आएगा, या इसके माता पिता ध्यान नहीं देते, कैसे कक्षा के स्तर के अनुरूप होगा। ये दोषारोपण करने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, हमें नहीं करना है। अच्छे शिक्षक होने के नाते हम कर भी नहीं सकते। हमें देखना है कि हमें क्या करना है। एक शिक्षक होने के नाते वो मेरे पास आ रहा है, हम ऐसा क्या करें कि वो प्रतिदिन विद्यालय आने लगे, हम ऐसा क्या करें कि उसको विद्यालय की गतिविधियों में आनंद आने लगे, और जिस पल आनंद आने लगता है वो जुड़ना शुरू हो जाता है, जुड़ा वहां शुरू हो जाता है। तो जब हम लर्निंग गैप की बात करते हैं तो उस लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना पहला काम। अब यदि वो गैप 3 कक्षाओं का है, उदाहरण के तौर पे कक्षा 3 में बच्चा है, कक्षा 6 में पढ़ रहा है, लेकिन अधिगम स्तर कक्षा 3 का है, तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो मूलभूत दक्षताएं क्या हैं जो कक्षा 6 के लिए बहुत जरूरी हैं। आप उसको चिन्हित करें, अपनी योजना बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम चाहते हैं कि अगले सत्र में हमारे बच्चे कक्षा अनुरूप स्तर तक हो जाए या उसके करीब हो जाए, लर्निंग गैप को हम कुछ भर पाए। ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए आज की स्थिति में। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। आगे कैसे करना है, भाषा में कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मॉड्यूल है, किस तरह से क्या योजना दी गई है और आपसे क्या अपेक्षाएं हैं उसको करने के लिए, साथ में उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको कैसे करना चाहिए, गणित में कैसे करना चाहिए, इन सबों के लिए आपसे वार्ता करने के लिए हमारे अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और इसी अपेक्षा के साथ कि ये दृष्टि आप अपने अंदर जरूर लाइए कि बच्चों में अधिगम गैप नहीं होना चाहिए, लर्निंग गैप नहीं होना चाहिए। आपके पास अनंत तरीके हैं करने के, आपके पास तरीकों की कमी नहीं है, आपके पास समझ की कमी नहीं है, लेकिन
वो दृढ़ संकल्प करना कि भाई हम तय कर लेंगे कि इस सेशन में हम लर्निंग गैप को कम करके ही रहेंगे और अगले सत्र में तो हमारे सारे बच्चे हमारी कक्षा के स्तर के अनुरूप होंगे। ये दृढ़ संकल्प लेना, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर लिया तो लर्निंग गैप की समस्या दूर हो जाएगी और एक आनंद आपको भी आएगा, बच्चों को भी आएगा। धन्यवाद। नमन, आपको हैंड ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन के अगले सेक्शंस के लिए। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा शैक्षिक योजना के बारे में। जैसे कि पांडे जी ने बताया कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे दिशा निर्देश गए हुए हैं रेमेडियल टीचिंग पे, उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से एक रिकैप देना चाहूंगा आपको जो भी गाइडलाइंस गई हैं उसके ऊपर। इस समय जैसे कि आपको याद होगा पिछले शिक्षक संकुल में भी हमने बात करी थी कि इस समय शिक्षकों के दो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। सबसे पहले है कि बुनियादी कौशलों पे महारत हासिल करना बहुत जरूरी है और दूसरा है कि 100% बच्चों को साथ लेके चलना है। इसी के साथ साथ गाइडलाइंस में आप जब पढ़ेंगे तो आगे बातचीत होती है कि हमें समय सारणी का उपयोग करना है कक्षाओं में। उसके बाद हम लोगों की बात गाइडलाइन से बात होती है कक्षावार क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं। सबसे पहले है कक्षा 1 में बुनियादी भाषा एवं गणित पर हमें शिक्षण कार्य करना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का और क्रियान्वयन संदर्शिका के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं का। इसके अलावा विभाग द्वारा दी गई प्रिंटेड सामग्री का इस्तेमाल करना है, सहज पुस्तिका का इस्तेमाल करना है अपनी कक्षाओं में। फिर हम आते हैं कक्षा 2 एवं कक्षा 3। कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे समृद्ध मॉड्यूल का। समृद्ध मॉड्यूल में जिस पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करने की योजना बताई गई है उसका हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके अलावा प्रिंटेड सामग्री और सहज पुस्तिकाएं 1, 2 और 3 जो उपलब्ध कराई गई हैं डिपार्टमेंट द्वारा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। कक्षा 4, 5, कक्षा 6 और 8 यहाँ पे भी हमारा उद्देश्य है भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता देना है। कक्षा में भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता दें। कक्षा में जो भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक और नवीन कार्य पुस्तिकाएं हैं उसका उपयोग करें और अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। उसके साथ साथ कक्षा 6 और 8 में भी प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा और एवं गणित पर उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान दें और उपचारित शिक्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग करें। उसके साथ साथ विभाग द्वारा दी गई अलग पाठ्य पुस्तक और नवीन कार्य पुस्तिकाओं का भी इस्तेमाल करें और अन्य विषयों पर भी अब ध्यान देना शुरू करें। बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति में तारतम्य लाना तथा सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि बच्चों में हुई लर्निंग लॉस को कम किया जा सके। ये लक्ष्य हम सबको मिलकर हासिल करना है।